नक्सलियों के मांद पर हमला, आज बात इसी पर होगी। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के बड़े हमले के बाद भी सुरक्षा बलों के जवानों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। केंद्र और राज्य सरकार के नक्सल मुक्ति के संकल्प और 9 जवानों के बलिदान का बदला लेने के इरादे से डीआरजी और कोबरा के जवानों ने इस बार हिडमा के गढ़ पर धावा बोल दिया है। सुरक्षा बलों के हमले में हिडमा बटालियन के 3 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शासन, प्रशासन और सुरक्षा बलों को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्ति का टास्क दिया है। इसके तहत नक्सलियों के आत्मसमर्पण और मुख्य धारा में नहीं लौटने की स्थिति में सुरक्षा बलों को सीधी कार्रवाई की खुली छूट दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के ऐलान के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने ताबड़तोड़ एक्शन लेकर नक्सलियों को बैकफुट पर ला दिया है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई इसी तरह जारी रही तो प्रदेश में नक्सलियों का नाम लेवा नहीं रहेगा। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले नेतागण क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। में ना एक प्रोसीजर ही बनाकर रखे हैं। हर महीने के दूसरे या तीसरे बुधवार को आईजी ऑफिस में वो पहुंचेंगे, आईजी बैठकर उनसे चर्चा करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी उस समय एसपी से वो कर सकते हैं। ये रेगुलर हो गया है, मतलब उनको अलग से भटकने, कहीं आने जाने, किसी अनिर्धारित तिथि पर आने जाने के लिए की आवश्यकता नहीं है। वो निर्धारित तिथि पर निर्धारित स्थान पर जाकर अपनी बात कह सकते हैं। और ये जो घटनाएं हुई हैं इसकी अनुकंपा नियुक्ति जो परिवार की आशाएं हैं उसके अनुरूप होंगे। आने वाले समय में चूंकि अन्य किसी विभाग में शहीद होते नहीं हैं, तो शहीदों के लिए सरकार के प्रति के मन में बहुत ही श्रद्धा है और बहुत अच्छे ढंग से इस बात को आगे भी किया जाएगा। जिस तरह से नक्सल घटना घटी है, निश्चित रूप से बड़ा दुखद खबर है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की नक्सल नीति स्पष्ट नहीं है और साथ ही कहीं न कहीं सरकार की विफलताओं की वजह से ये घटना घटी है, क्योंकि कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है और कहाँ चूक हुई है ये एक जांच का विषय है। क्योंकि सरकार जिस मोर्चे पर काम कर रही है, मुझे लगता है कि बड़ा बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है, जबकि बस्तर की परिस्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से कठिन परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थितियों में बहुत ही सावधानी और प्लानिंग की आवश्यकता है। कहीं न कहीं सरकार उसमें विफल साबित हुई है। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। परिचय मैं आपका करा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ के सिकंदर सर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों से मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपने सहयोगी प्रशांत गजभिये के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि बस्तर से हैं और बस्तर की परंपरा, बस्तर के लोगों को, बस्तर के आदिवासियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। प्रशांत, नक्सलियों के मांद में जाकर अब जवान हमला कर रहे हैं। 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बदला यहां पर हमारे जवानों ने लिया है। मार्च 2026 की डेडलाइन वैसे ही दे दी गई है। क्या लग रहा है इस पर कि बहुत जल्द बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त होगा? देखिए, बस्तर होगा या नहीं, ये तो मार्च 2026 की तिथि जो दी गई है उस पर उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार पुलिस एनकाउंटर्स कर रही है, अब जो है नक्सलियों के कोर इलाके में घुस रही है, ऐसे इलाकों में घुस रही है जहां तक पहुंच पाना भी कभी पुलिस जवानों के लिए संभव नहीं हो पाया करता था। लेकिन अब उन इलाकों में पहुंच भी रही है, पहुंचने के साथ साथ मुठभेड़ भी कर रही है और मुठभेड़ में सफलता भी हासिल कर रही है। 2024 इसका सीधा उदाहरण है। जिस तरीके से 250 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया और अब जनवरी शुरुआत हुई है 2025 की और शुरुआत से ही लगातार जो है अब ऑपरेशन शुरू हो गए हैं और लगातार अब उन इलाकों में घुस रही है पुलिस जहां पर नक्सलियों की पैठ काफी ज्यादा हुआ करती थी। नक्सली अब उन इलाकों में ही सिमट कर रह गए हैं और इलाकों में अपने अबुझमाड़ कह ले या फिर वो इलाका नक्सलियों का सुकमा जिले का जहां पर हिडमा रहा करता है, जो नक्सलियों की बटालियन रहा करती है, उन इलाकों में पहुंच रही है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि इफेक्टिव लड़ाई और निर्णायक लड़ाई जो है वो तो बिल्कुल लड़ी जा रही है और लगातार जो है इसमें सफलता भी हासिल किया जा रहा है। अब इस बीच में छुटपुट घटनाएं इस तरीके से भी होंगी जिस तरीके से हमने देखा कि 2 दिन पहले एक ब्लास्ट जो है नक्सलियों ने किया। तो नक्सली अब आमने सामने की लड़ाई से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं और खौफ ज्यादा भी है कि अब आमने सामने की लड़ाई अगर वो लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और
उससे जो है नक्सल संगठन काफी कमजोर भी पड़ रहा है। ऐसे में अब वो एक सॉफ्ट टारगेट तैयार कर रहे हैं आईडी बम को। आईडी बम से वो एक आदमी या फिर दो नक्सली जो है वहां पर मौजूद रहते हैं और कमांड आईडी से ब्लास्ट करते हैं और जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी जो आईडी है, आईडी एक मात्र जरिया बच गया है नक्सलियों के लिए अब अपनी दहशत को बचाए रखने के लिए, क्योंकि जवानों के पास जो बम डिटेक्टर है वो बम डिटेक्टर सिर्फ मात्र जो है वो 1.5 फीट से जो गहराई है वहां तक की जो है उसको डिटेक्ट कर पाता है। उसके गहराई में अगर बम को रखते हैं नक्सली तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए आईडी जो है वो एक कारगर हथियार साबित हो रहा है नक्सलियों के लिए, लेकिन उसके लिए भी लगातार जो है बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार बिल्कुल प्रशांत, मेरा एक सवाल है आपसे। प्रशांत, मेरा ये सवाल है आपसे, नक्सलियों को आईईडी मिलती कहां से है? इतने ऑटोमेटिक हथियार कहां से नक्सलियों के पास आ जाते हैं? देखिए, नक्सलियों की आईडी जो है वो जो बारूद लूट कर लेकर गए थे, जिस तरीके से हमने देखा था कि 2017 में एक बड़ी मात्रा में एनएमडीसी जो किरेडुल में है, बेलाडीला में है, वहां से नक्सलियों ने बारूद लूटा था और वो बारूद जो है लगभग अभी तक उपयोग में लाया जा रहा है, क्योंकि जितना भी बारूद अभी तक उपयोग हुआ है, ब्लास्ट जितने भी हुए हैं, उन ब्लास्ट में जितने भी बारूद उपयोग हुए हैं वो बताया जा रहा है कि वही बारूद है। साथ ही साथ कई बार जब नक्सलियों का जो कैंप होता है, उस कैंप में जब छापेमारी की कार्रवाई की जाती है, उस दौरान जो बारूद बरामद होते हैं, तो बारूद जो है जो नक्सलियों ने लूट रखा है, उन बारूदों का उपयोग जो है वो लगातार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि नक्सली आज या कल इस तरीके से जो है आईडीज को लगाते हैं। नक्सली देसी स्टाइल में बम तैयार करते हैं, उनकी खुद की फैक्ट्री है, वो खुद जो है जंगलों में इस तरीके का बम बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। और आपने जो बातें बताई हैं, अब डिबेट पर भी चर्चा कर लेते हैं। मेहमान तो हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। मैं सबसे पहले वासु शर्मा जी आपके पास आऊँगा। बड़ा आरोप मैं भी सुन रहा था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी को। उन्होंने कहा कि सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में है, जैसी नीति उनको बनानी चाहिए वैसी वो नीति नहीं बना पा रहे हैं। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं अनिल जी के पास आऊंगा। अमनदीप जी, अब देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। तब वो नक्सली जो कायराना करतूत करते हैं और जवान जो रिप्लाई करते हैं उसको ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अमित, ये दृढ़ इच्छा शक्ति है। देश का गृह मंत्री जब कहता है कि मार्च 2026 में नक्सली हम समाप्त कर देंगे, तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है कि सरकारें और हमारे आर्मी फोर्स दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस मजबूती से उस फील्ड में उतर के लड़ाई लड़ रही है। जैसे आपके रिपोर्टर ने भी कहा, क्योंकि वो रिपोर्टर उस इलाकों में घूमते हैं, प्रशांत जी जो भी कह रहे थे, नक्सली जो है अब जो है नक्सली की और आर्मी फोर्सेस की लड़ाई है उनके कोर इलाकों में चली गई है। नक्सली अब फेस टू आमने सामने की लड़ाई से बच रहे हैं अब। लेकिन अमनदीप जी देखेंगे, अब लड़ाई जो है निर्णायक मौके पर पहुंच गई है। अब जो है उनके इलाकों में हमारे आर्मी के जवान घुस रहे हैं और जाके उन पे एनकाउंटर कर रहे हैं। जैसे कल आज ही तीन लोगों को एनकाउंटर किया और लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जो हमारी डेडलाइन है वो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है और हम ऐसे ही नहीं इसको 2026 डेडलाइन तय कर दिया। आपने 2014 के पहले देखा होगा, ये नक्सली कहते थे कि हम पशुपति टू तिरुपति एक कॉरिडोर बनाएंगे, घना जंगल। लेकिन उसके बाद से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार केंद्र सरकार बनी है, तो आपने देखा होगा उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, आज तेलंगाना, महाराष्ट्र, आजकल गढ़चिरौली में तो नक्सली का सफाया हो गया। देवेंद्र पंडित जी विकास की बातें कर रहे हैं। तो लगातार स्टेट वाइज ये नक्सली को खात्मा किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की भी कुछ एक जिलों में डेडलाइन तय की गई है कि मार्च 2026 तक हमको इनको हटाना है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है मंडी जी, ये छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बन के रहा हुआ है। जब ये पूरी तरीके से हटेगा तो छत्तीसगढ़ में बस्तर एक ऐसा जगह है जहां पर्यटन की अनेकों संभावना है, अनेकों विकास के कार्य किए जा सकते हैं। मुझे लगता है इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को भी इसमें साथ देना चाहिए। ये कोई सरकारें नहीं करती है, देश के वीर जवान हैं जो नक्सली को सफाया करने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है वासु जी, मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूँगा। सरकार जो नक्सल उन्मूलन नीति को लेकर कार्य कर रही है, जो लगातार हम नक्सलियों के मान में जाकर नक्सलियों पर हमला कर रहे हैं, क्या ये संतुष्ट है? सरकार को और भी कुछ करना चाहिए और लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो क्या विपक्ष इसका साथ देगी?
अमनदीप जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और एशियन न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो नक्सल नीति पर वासु जी ने अंतिम में जो लाइन कही, उसके लिए मैं उनको साधुवाद भी दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम नेता और प्रवक्ता बोल पाते हैं कि ये सरकारें नहीं करती, हमारे जवानों का हौसला करता है और जवानों के बल पर ये नक्सल मुक्त की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है अमनदीप जी कि जो जवान अबुझमाड़ में ऑपरेशन के लिए गए थे, उनके लौटते समय कई बार आईजी से लेकर डीजी तक ये बयान दे चुके हैं कि ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर अब हमले नहीं हो सकते, हम बहुत इंटेलिजेंस को अलर्ट रखेंगे और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ये बहुत दिनों बाद इस तरह की घटना हुई कि ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर घात लगाकर हमला किया नक्सलियों ने। रोड ओपनिंग पार्टी, इंटेलिजेंस का फेलियर तो है। जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी कह रहे हैं कि आप अति आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को शिथिल कर दिए या उसकी बात को इग्नोर किए, तब यह घटना हुई। मेरा कहना अमनदीप जी ये है कि एक एक जवान की जान भी कीमती है, हमको जरा भी शिथिल नहीं होना है। अगर हम एक भी जवान खो देते हैं तो बहुत बड़ी क्षति है राज्य की, राष्ट्र की, हमारी भूमि की, तो हमको उसके लिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सरकार को खुले मन से बात स्वीकार करनी थी कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल होना था, चाहे मैदानी इलाकों में आप ले लो, कलेक्टर एसपी का कार्यालय जलना है, बड़े बड़े आपराधिक वारदात हो रही हैं, कहीं अधिकारी मार खा रहे हैं, कई प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो देखिए, सरकार इंटेलिजेंस का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही है जो होना चाहिए। एक पॉइंट हमारा ये था। दूसरा, देखिए, कल भी मैं इस विषय पर बहुत एक अच्छे चैनल पर बैठा था, गंभीर चर्चा हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी से विद्वान प्रवक्ता निशिकांत जी बैठे थे, निशिकांत दुबे जी। उन्होंने कहा कि नक्सली जो हैं, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, जवान मारे गए हैं, उनके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए, उनके घर में दिया जलाने वाला नहीं बचना चाहिए। मैंने आपत्ति की। देखिए, मैं नक्सलियों का शुभचिंतक नहीं हूं, लेकिन अगर उनके परिवार को खत्म कर दिया जाए, उनके यहां दिया जलाने वाला नहीं बचना चाहिए, तो तालिबानी राज हो जाएगा ना। कई जगह मैंने देखा है अमनदीप जी कि एक भाई नक्सली हो गया और दूसरा भाई धुर विरोधी है नक्सलवाद का, वो विकास की धारा में जुड़ा हुआ है, वो चाहता है कि ऐसा ना हो। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है कि अच्छे नागरिक बने, पर ये स्टेटमेंट देना एक लोकप्रिय चैनल पर बैठ के कि उसके परिवार को खत्म कर देना चाहिए, और अगर कांग्रेस की इसका विरोध कर रही है तो कांग्रेस नक्सलियों की समर्थक है, कांग्रेस के प्रवक्ता नक्सलियों के समर्थक हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। निशिकांत जी बहुत भड़क गए थे मेरे ऊपर, लेकिन मैं आज भी अपने उस स्टेटमेंट पे कायम हूं कि अपराधी जो व्यक्तिगत नक्सली है, उसको आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, उसमें हम बिल्कुल साथ हैं। सरकार के फोर्स के जवानों के अदम्य साहस को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन उसके परिवार को बिना जाने समझे, जो लोग अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग उनके बच्चे हो सकते हैं जो अच्छे नागरिक बिल्कुल सही बन कह रहे हैं सकते आप अनिल जी, मैं भी समर्थन करता हूं इस बात का। ये तरीका भाजपा के कई नेताओं ने बयान दिया, इस पर हमारी आपत्ति है कि ये नहीं होना चाहिए। फर्जी एनकाउंटर, चलिए ठीक है, लेकिन आपने इंटेलिजेंस की बात की है, मैं वासु जी के पास चला जाता हूं। वासु जी, सरकार इंटेलिजेंस का अच्छे तरीके से उपयोग नहीं कर पा रही है, ऐसा अनिल जी ने कहा है। जवान जब थक कर वापस आ रहे थे, इसके बाद आईडी प्लांट कर जब जवानों को उड़ा दिया गया, जवान शहीद हो गए, ये बड़ी चूक हुई। और दंतेवाड़ा एसपी ने भी इस बात को माना कि चूक हुई है, गलती हुई है, लेकिन गलती अब जब अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अब गलती नहीं होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अक्सर ऐसी घटनाएं होती, आईईडी 1 या 2 दिन में प्लांट नहीं हुआ होगा, उस पर घासें उग गई थी। अब ये इतनी पुरानी बात रोड इंटेलिजेंस के दिमाग से कैसे निकल जाती है, कैसे वहां पर जांच की जाती है, ये संदेह के थोड़े से घेरे में आता है और इस पर लगता है कि बात होनी चाहिए। वासु जी, जवाब दीजिए। देखिए अमनदीप जी, देखिए निश्चित तौर पे इस बात को कोई नहीं कह सकता, कहीं ना कहीं पर चूक हुई थी। चूक होने की बात निश्चित तौर से, वो जब अबू जमार के जंगल से एनकाउंटर करके लौट रहे थे, 72 घंटों का ऑपरेशन चला, वो लौट रहे थे, तो कहां पे चूक हुई इसकी जांच हो रही है। जांच होती, ऐसा नहीं कि पहली बार आईडी ब्लास्ट से हमारे जवान शहीद हुए, इससे पहले भी कई बार हुआ है। उसकी निश्चित तौर पे कहां पे खामियां रह गई, क्या हुआ, ये तो सब जांच के बाद पता लगेगा कि किस प्रकार से ये गलतियां हुई हैं, उसको सुधारने का काम होगा। अब जो हुआ है उसको हम पकड़ के बैठे रहेंगे तो नहीं होगा, हमको आगे सुरक्षित रखना है अपने जवानों को, आगे प्लानिंग के तहत काम करना है, आगे हमको ये देखना है कि आगे इस प्रकार की दुर्घटना ना हो और हमारे जवान शहीद ना हो। इस प्रकार की जो फॉलोइंग और जो ऑपरेशन है उसको अच्छे से करना है, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं। और कल ही गृह मंत्री जी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है अपने अधिकारियों के साथ, सारे डीजी से लेके सारे लोग के साथ बैठक की है उन्होंने, और सारे विषयों में अमनदीप जी उसमें खुलकर चर्चा हुई है।
जहां तक बात आ रही थी कि अनुपमा नियुक्ति की, जो जवानों के लिए जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों को जल्द से जल्द उनको अनुकंपा दी जाए, लेट लतीफ ना हो, इसकी भी बात उस मीटिंग के अंदर हुई है और उनके लिए अलग से और बनाने की बात कही गई है। तो निश्चित रूप से सारे विषय के ऊपर सरकारें ध्यान दे रही है और ऐसी चूक ना हो यार, ये भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ियां हुई है तो निश्चित रूप से इसको सुधारा जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि हमको जवानों के हौसलों को हारने नहीं देना, जवानों के साथ खड़े रहना है और जवानों के लिए सुरक्षा का इंतजाम करना है और उनके लिए सारी व्यवस्था भी करनी है। बिल्कुल ताकि हम बिल्कुल वासु जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और इसी बात को लेकर मैं अभी अनिल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। चौहान साहब, आपसे मेरा सवाल है, सरकार नक्सल उन्मूलन को लेकर कार्य कर रही है। वासु जी ने अभी ये बात कही है कि अब हमको एक्टिव रहना है, अब जो घटनाएं हो चुकी हैं वो दोबारा ना हो, इस पर ध्यान देना। अब जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन इस पर अब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात होगी कि विपक्ष भी इसका साथ दे। इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और क्या मैंने ये सवाल आपसे पहले भी कहा था कि अगर सरकार नक्सल उन्मूलन के मोर्चे पर बेहतर कार्य करती है, हमारे जवान बेहतर कार्य कर रहे हैं, मांद पर जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, तो क्या इस विषय पर विपक्ष सरकार का साथ देगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा अमनदीप जी, हम जवानों के हौसले को हमेशा सलाम करते हैं। जवानों के अदम्य साहस की बदौलत ही आज बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, भय मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हो रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मसला यह है अमनदीप जी कि जैसे भूपेश बघेल जी की सरकार में नक्सल पुनर्वास नीति बनी, सवाल यह है कि जवानों के शस्त्र बस से हम शांति स्थापित नहीं कर सकते। हमको एक पॉलिसी बनानी होगी। हमको बस्तर और वनांचल के लोगों में विकास और विश्वास का वातावरण पैदा करना होगा। वहां के आम नागरिक को लगना चाहिए कि डेमोक्रेसी सही है, ये सरकार सही है, तब जाकर हम नक्सलवाद को जड़ से मिटा पाएंगे। नक्सलवाद एक्चुअली एक दूषित विचारधारा है, वह विचारधारा जो लोकतंत्र पर अटैक करती है। और जब हम लोकतंत्र को ज्यादा संपुष्ट बना सकेंगे, एक अच्छी पॉलिसी बना सकेंगे जिससे विकास और विश्वास का वातावरण बने, वो काम सरकारों का है। और सरकार को वहां सुविधाएं देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहिए, लोगों को वहां ये लगना चाहिए कि डेमोक्रेसी में जब हम हैं तो हम ज्यादा सुरक्षित हैं, ज्यादा खुशहाल हैं, और ये नक्सलवाद और ये शस्त्र की क्रांति अच्छी नहीं है। तो इसके लिए सरकार को जो ठोस कदम उठाने चाहिए वो बिल्कुल नाकाफी हैं। एक साल में सरकार को देखिए जितने कदम उठाने थे इस दिशा में, और जितना बस्तर के लोगों को स्वावलंबी बनाना था, उनको ये विश्वास जताना था कि हम आपके साथ खड़े हैं, मैं ये समझता हूं कि वो उतना काम नहीं कर पाए। और देखिए, विपक्ष में होने के नाते हम इस बात को क्रिटिसाइज करें, यही स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है, जहां कमी रह जाए सरकार से। और देखिए, नीतियां बनाना सरकार का ही काम है, जवान नीति नहीं बना सकते। जवान जो लोग लोकतंत्र के विरुद्ध या छत्तीसगढ़ की माटी के विरुद्ध अगर कोई सशस्त्र विद्रोह कर रहा है तो उससे लड़ सकते हैं, बेचारे गोली मार भी सकते हैं, गोली खा भी सकते हैं। उनके अदम्य साहस की बदौलत ही ये डेमोक्रेसी बची हुई है, प्रदेश बचा हुआ है, शांति बिल्कुल। बची हुई है। अनिल जी, वासु जी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। वासु जी कहिए। जी 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 अमनदीप जी, देखिए निश्चित रूप से विपक्ष का काम है सरकारों को समय समय में सचेत करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करे। लेकिन आपके माध्यम से और अनिल जी को भी मैं बता देना चाहता हूं कि एक साल में जितना नक्सली उन्मूलन में काम हुआ है, नीति पे काम हुआ है, मैं इतिहास में बता सकता हूं इससे ज्यादा काम कभी नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस एक साल में हमने 200 सवा 200 से ज्यादा, आपके जो प्रशांत जी एंकर है बस्तर के वो खुद बता रहे थे, 200 सवा 200 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया। 1700 से ज्यादा नक्सली इस एक साल के अंदर आत्मसमर्पण किए हैं। और इसीलिए एक मिनट, ये आज स्वास्थ्य चर्चा चल रही है, मैं चाहता हूं कि आप भी डिस्टर्ब ना करें। मैं आपकी बात ठीक है ना, ठीक है। वासु जी को बोलने दे दीजिए अनिल जी, मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा, आपको भी मौका मिलेगा। आप ही का जवाब दे रहा हूं। तो मैं यही कह रहा हूं, ये जो नीति है उसी के कारण 1700 से ज्यादा नक्सली एक साल के अंदर समर्पण नीति के तहत किया है। अब समर्पण नीति क्या है? समर्पण नीति सरकार ने बिल्कुल बनाई है। आप भी हमारे गृह मंत्री जी कुछ दिन पूर्व कहे हम 10,000 रुपए महीना देंगे, जो उन पे इनाम रहता था वो राशि बढ़ जाती थी, हम वो भी उनको देंगे, और उनको 3 साल तक एक उसमें रखेंगे जिसमें उसको स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस देंगे और वो सीखे, अपना हुनर सीखे, अपने आय व्यय का खुद खर्च उठा सके। और दूसरा, प्रधानमंत्री आवास के लिए 8,500 आवास अलग से स्वीकृति उस इलाकों के लिए की गई है। तो सारे विषयों में काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अनिल जी खाली बोल दिया गया है, सारे चीजों को देखा जा रहा है। इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहता। चलिए अलग तरीके से भी समझ लेते हैं। वासु जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर सर भी हैं, उनका भी नजरिया जान लेते हैं, वासु जी, क्योंकि समय बेहद कम है, समय बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि सभी को मौका मिलना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार सर भी हमारे साथ हैं।
सर, आपने वासु जी की भी बात को सुना होगा, अनिल सिंह चौहान जी की बातों को भी आपने सुना। इससे पहले हमारे साथ प्रशांत गजभिये जी भी जुड़े हुए थे, उनको भी आपने सुना। दो तीन बातें सामने निकल कर आती हैं सर। एक और जो नीतियां हैं, नियत निल्लानार योजना चल रही है, लोन वर्राटू अभियान चल रहा है, पुनः नरकुम अभियान चल रहा है। एक और तो नक्सली मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से नक्सली जुड़ रहे हैं, और जो नहीं मान रहे तो मांद में जाकर हमारे जो जवान हैं नक्सलियों को मौत के घाट भी उतार रहे हैं। इन तीनों की बातें लगातार सर आपने सुनी है, बहुत देर तक आपने हम सभी को सुना है। निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है सर इसका? और पत्रकारिता के नज़रिए से बताइए क्योंकि सर पत्रकार हैं आप, और पत्रकार समाज का दर्पण होता है। इस आधार पर सर अब क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए, विपक्ष को क्या करना चाहिए, और अब जो एक्टिविटी बस्तर में हो रही है इससे हमें कैसे निपटना चाहिए सर? बात शुरू हुई है जवानों से। दोनों प्रवक्ताओं ने जवानों की तारीफ़ की है, अच्छी बात है, क्योंकि ये जवान जब अपने घरों से निकले थे तो गांव वालों ने कहा था, देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्ज़ाम ना आए, माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। जवान गांव के इन्हीं संकल्पों को पूरा करने के लिए ऐसे बीहड़ इलाकों में काम कर रहे हैं और विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन राजनीति दोहरा मापदंड रखती है। अगर फेलियर हुई तो सरकार हो जाती है, और सफलता मिलती है तो जवानों ने सफलता दी है। ये दोहरा चरित्र कभी भी राजनीति में नहीं होना चाहिए। अगर सरकार की फेलियर है तो ना, जो सफलता भी सरकार के श्रेय मिलना चाहिए। अगर सुरक्षा बलों की सफलता है तो विफलता भी सुरक्षा बलों की होनी चाहिए। अब रह गई बात, जो सुरक्षा बलों को जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, सुरक्षा में चूक तब होती है जब तय पैमाने से बाहर जाकर जवान कुछ भी करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। जवान 4 दिन के मुठभेड़ के बाद लौट रहे थे और उन्हें पैदल लौटना था, लेकिन चूंकि थक गए थे। आईजी सुंदरराज पी ने भी यही बात कही है, मैं आधिकारिक रूप से बता रहा हूँ। तो उन जवानों ने क्या किया कि जल्दी पहुँचने के लिए उस वाहन का इस्तेमाल किया जो उधर से गुजर रहे थे। यही चूक हो गई। तो तय जो पैमाना था उसके तहत जवानों को पैदल ही लौटना था, और ताकि वो सतर्क रहें। लेकिन थकान हो सकती है, मैं जैसा कि आधिकारिक बयान है कि थकान के कारण वो जवान चले गए थे, और ये मौका मिल गया। चूँकि जो आईडी ब्लास्ट होता है वो कहीं ना कहीं मुख्य मार्ग पे होता है, जंगलों के बीच में नहीं होता है। बिल्कुल सर। और वाहन मुख्य मार्ग से गुजरते हैं। ये बात जो है जवानों को भी पता थी, ये बात सुरक्षा बलों को भी पता थी, ये सुरक्षा का इनपुट भी इनके पास था। अब है कि अगर जवान लौट रहे थे तो सुरक्षा बलों ने उनके बैकअप का इंतजाम नहीं किया, जो कि होना चाहिए था, कि उनको लाने के लिए सुरक्षा बल का वाहन जाना चाहिए था। ये निजी वाहन पर क्यों सवार उनको होना पड़ा? अगर सुरक्षा बल के जवान जाते तो वो डिटेक्ट करते उस रूट को, वो पूरा खोजते। लेकिन ये चूक हुई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। रह गई बात सरकार की नीति का, तो मुझे जहाँ तक पता है, केंद्रीय गृह मंत्री जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने क्लियर कर दिया था, 3 चीज़ें उन्होंने कही थी कि नक्सली आत्मसमर्पण करें और मुख्य धारा में लौटें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सेना और सुरक्षा बल के जवान स्वतंत्र हैं कि उनको मार गिराएं। तो जब उन्होंने आत्मसमर्पण और मुख्य धारा में लौटने की बात कही थी तो इसमें सही है, उसमें पुनर्वास की भी बात थी, और पुनर्वास की कोई नीति बंद हुई है ऐसा मेरे निगाह में नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि प्रवक्ता ये कैसे कह देते हैं कि पुनर्वास की नीति नहीं चल रही है। ना पूना नार की भी बात थी, और पुनर्वास की कोई नीति बंद हुई है ऐसा मेरे निगाह में नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि प्रवक्ता ये कैसे कह देते हैं कि पुनर्वास की नीति नहीं चल रही है। ना पूना नारकोम बंद हुआ है, ना लोन वर्राटू बंद हुआ है, ना निन्यार बंद हुआ है, बल्कि उल्टे पीएम आवास की बात और जो नक्सली समर्पण करेंगे उनके स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है। तो सरकार तो नीति पे चल रही है। चूक जब भी होती है, सुरक्षा बल के जवान अगर तय पैमाने से बाहर जाकर इस तरह की हरकत करेंगे, क्योंकि मैं सीमा पर भी मैं रहा हूँ, लंबे समय तक मैं रहा हूँ, मुझे पता है कि तभी सुरक्षा बल के जवान को नुकसान होता है जब तय पैमाने से और निर्धारित रूट से अलग वो कुछ अपनाते हैं। इसलिए सेना के जवानों, सुरक्षा बल के जवानों में महत्वपूर्ण बात है कि ये सुरक्षा बल के जवान डीआरजी के जवान हैं, कोरवा है,
या कोरवा जवान है, तो ये लोग जो है नक्सल इलाकों को पहचानते हैं, उससे परिचित हैं। सीधे सीआरपीएफ कहीं नहीं जा रही है, अर्धसैनिक बल कहीं नहीं जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अबूझ माड़ को समझते हैं, उनको बूझते हैं। उन लोगों को सरकार आगे कर रही है और ये नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाते रहे हैं। बिल्कुल तो सर। जब हम किसी अभियान में चलते हैं, युद्ध के मैदान में जाएंगे, तो गोलियां भी चलेंगी, बम भी चलेंगे, बारूद भी होंगे। तो अगर हम 10 को मारेंगे तो हो सकता है कभी हम भी उसकी चपेट में आ जाएं। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, इसमें हमें सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर ये चूक हुई है तो सेना के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, अभी मैं विजय शर्मा का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब बैठक होती है और सप्ताह में एक बार बैठक होती है, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन बैठक होती है। तो ये अच्छी बात है कि सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और उसकी जांच कर रही है। और जांच इसलिए होना चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो पाए। इसलिए सुरक्षा बलों के जवान को, जो शहीद हुए हैं, जो बलिदान हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि, और जो युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं उनके लिए हौसला बुलंद करने की और उन हौसला अफजाई की जरूरत। चलिए, ये बात वासु शर्मा जी ने भी कही थी और अनिल सिंह चौहान जी ने भी कही थी कि सेना के जवानों का मनोबल टूटना नहीं चाहिए और सेना के जवान बखूबी अपना काम कर रहे हैं। और बहुत सार्थक चर्चा हुई है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करता हूं। तो छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों की खैर नहीं, ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो केंद्रीय गृह मंत्री आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों को नहीं छोड़ेंगे, नक्सलियों का खात्मा छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अबुझमाड़ क्षेत्र तक घुस चुके हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर नक्सली जो थे वो कोर रूप से रहते थे। इनका संगठन बहुत ज्यादा सक्रिय होता था क्योंकि घने जंगल नक्सलियों के लिए फायदा होते थे। अब ऐसे में हमारे जवान ऐसे कोर इलाके में भी पहुंच चुके हैं और नक्सलियों से मुठभेड़ कर अपनी शौर्यता का वो लोहा मनवा रहे हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।